ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम राम सा राम ओम जी भाई राम राम भाई। देखो शीत तो करना पड़ रही है मैं देखो सर मौसम परिवर्तन हुए और अपने साथ देखो सर सर्दी रो मौसम है तो बचाव भी जरूरी है। एक बात और बताऊं सर, देखो आता पर देखो व्यक्तिगत बात है, स्वास्थ्य जुड़ी बात है। अब आप बात करा कल्याण की सरकार है बा जन कल्याणकारी योजनाएं खूब चलावे है ने, पर घणकरा लोग है बिसो अनभिज्ञ रहे जन भी योजना और कोई मतलब भी कोनी सा है? सरकार आम जन हितार्थ वास्ते अनेकों योजनाएं चलावे, अबीरो जे फायदो आम आदमी उठावे जन तो बीरो मतलब है। हाँ, बिल्कुल नहीं जन कोई मतलब कोनी। तो ये वास्ते अपन जागरूक होने की आवश्यकता है। जे थाने की योजना के बारे में ठा है तो भी आके बताओ भाई जिको जरूरतमंद है भाई उज्ज्वला गैस वालो सिलेंडर मिलिया करे जे थाने ध्यान है थे भी लाभान्वित हुआ हो और जे थांगे जी और भाई है तो बीने भी जानकारी दो। और देखो खुद ने जागना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। और क्या भी करे नहीं माहित पर कि भाई देखो कोई भी चीज है नहीं बांट रखावनी। हाँ। चौकी चीजें है वे भी बांटनी तो साथ साथ अगर ज्ञान है नहीं वो भी बांटने से बड़े है वो। बिल्कुल सा। और मोटी बात है जे आप योजनाओं का लाभ ले रहे हो नहीं तो आपने अकेले नहीं मिली, आपने परिवार नहीं मिली, दोबारा तो मिला को नहीं। तो मेरा फायदो जे अनभिज्ञ आदमी ने जिका ये चीज जानकारी नहीं है, जिका देखो ठेठ गांव ढाणी बैठा है बिया तक योजना अगर पूग जावे तो देखो योजना सफल हो जावे। और देखो सर अपना जो युवा है नहीं आजकल तो आ मोबाइल क्या करने के युग है तो इन मायने एक बार एक सूचना कोई रखने आई कि बात तो सा देखो सा सेकंड रे मायने लोग तक फैल जावे। जे सही को मैं भी एक सोशल मीडिया जिको नहीं अभी पर पढ़ी भाई योजना बारे में फिर मैं जार पतो करियो सही भी अभी तो देखो मैं भी आवेदन करियो और मैंने लाभ भी मिलियो। वो क्या करने के पतो करना चाहिए कि सही है कहीं देखो कहीं गणकरी आ जावे फालतू बातें आ जावे। हाँ, बिना वो क्या करने के सत्यापित सत्यापित तो जरूर बिना बांटो जी भाई। हाँ सत्यापित होनी जरूरी है। अगर कोई योजना के बारे में जानकारी अपन मिली है मैंने भी सत्यापित करो क्या सही है या गलत है, आगे ना भेजो ना कहने क्यों अगर ठीक है तो फिर आगे भेजो। और पुण्य रो काम भी बिल्कुल ऐसा। अब आज पुण्य रो काम अरे हाँ भाई देखो सगला बैठा राम राम कर रहा। हाँ भाई राम सा राम है। अच्छा क्या चौपाल में थई कहीं करो। देखो गणेश जी कह रही है सुथार साहब। तो गणेश जी रुको बार हूँ बता दूं देखो तो बताओ सर आज मेहमान कौन पधारिया है विशेषज्ञ। हाँ आज देखो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया है मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉक्टर काशीनाथ जी। अरे ओम जी भाई थाने कहीं ध्यान। अरे भाई मैं तो बड़ा जाता था ना मैं प्रशिक्षण शिविर बड़ा भाई काम का आदमी है बड़ा अच्छो व्यवहार जामते ही माने कह के अटेंड करे। और देखो सर जड़े तो देखो लिखो स्वागत हो रही है ऐसा। बिल्कुल डॉक्टर साहब राम पशुपालक भाइयों पहला बिराजो साहब आप बिराजो। हाँ अब राम शाह आप चौपाल में घणो स्वागत है। मैं आपने करा राम शाह राम। और अब देखो सा ओम जी भाई थे पूछो कि आज रो विषय कई है तो बिल्कुल पूछ आज बात अब थे कहीं विषय पर करा। हाँ तो देखो सा आज रो जो विषय नहीं वो न्यारो है। आज रो विषय है देखो सा ऊंट पाल का थे भी गौर से सुनिया ऊंटा और मादा पशुआ माए रिपीट ब्रीडिंग और एनेस्ट्रसरी समस्या और उनरो निदान विषय पर आज बातचीत कर सा आप। देखो भाई विषय तो कोई नो ही लगे है एनेस्ट्रस रिपीट रीडिंग शब्द भाई मैं तो कम ही होना हो। अब देखो भाई अनीता भाई के मैं वो भेजे हूँ। हाँ भाई धन्यवाद है थाने आज चर्चा करा भाई देखो सुनो थे और हाँ पानड़ी भी लाई हाँ लिख भी लिया भाई। तो डॉक्टर साहब से पहला माने आप बताओ कि रिपीट ब्रीडिंग शू मतलब कहीं है
पशुपालक भाइयों, मैं बताऊं आपको, रिपीट ब्रीडिंग एक प्रजनन संबंधी ऊंटों एवं अन्य मादा पशुओं में एक बहुत प्रमुख बीमारी है। वैसे तो इसमें पशु बीमार नहीं होता, खाना पीना सब खाता है, लेकिन ये इसमें पशुओं में जैसे ही हम इनकी ब्रीडिंग कराते हैं तो वो गाभन नहीं होती है, या गाभन होती है तो बार बार वो फिर से फिर जाती है, मतलब बार बार मद में आ जाती है। उनकी जो गाभन है या तो होती नहीं, या होती है तो 2 महीने बाद फिर से वो मिट जाता है। तो इसमें पशुपालक भाइयों को बहुत नुकसान होता है इस बीमारी से। वैसे तो खाने पीने में पशु को कोई तकलीफ नहीं होती, पशु बिल्कुल देखने में ठीक लगता है, लेकिन उनकी ये प्रजनन संबंधी ये बीमारी है। बात यही है कि पशुपालक भाइयों, जब तक वो गाभन नहीं होगी तो वो फिर नए दूध में आएगी कैसे? बिल्कुल सही। और आप पशुपालक भाई पशु जो पालते हैं, ऊंट पालते हैं, वो दूध के लिए पालते हैं। तो यदि हमारा पशु जो मादा पशु है ये गाभन नहीं होगा तो ये हमारे लिए बहुत जो है ये प्रमुख जो है आय का जो है हानि होने का ये बीमारी है, जिससे हमारे आमदनी में, पशुपालक भाइयों के आमदनी में बहुत ही घाटा होता है इससे। तो आमदनी के हिसाब से देखा जाए और दूध उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत प्रमुख बीमारी है। जी जी जी। बार बार मद में आवना, बार बार मद में, जैसे उनको ब्रीडिंग कराया हमने या फिर कृत्रिम गर्भाधान कराया, लेकिन वो गर्भाधान हमारा जो गर्भ जो है वो ठहरती नहीं है, वो फिर से रिपीट हो जाती है, फिर जाती है, फिर मद में आ जाती है अगले साइकिल में वो। अच्छा, अब समझ में आई बात। जब नुकसान तो हुई है भाई, समय है जो बीत तो जाए, वो भी प्रभाव सगड़ो दूध पर पड़े, बिल्कुल पड़े। तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि इन रोज को नुकसान है वो किन बात हुआ करे, किन रूप रे मायने हुआ करे? अब ऊंट पालकन है, पशु पालकन, आर्थिक रूप से तो वही है। मैं चाहूँ कि शारीरिक रूप से भी कोई फर्क पड़े कि भी स्वास्थ्य ने लिए? स्वास्थ्य में वैसे देखने में पशु को कोई परेशानी नहीं होती इसमें। पशुपालक भाइयों, ऊंट पालक भाइयों, आपको मालूम है कि ये जो शीत ऋतु चल रहा है और ये ऊँटनियों और ऊँटों का जो है इनका ये प्रजनन समय चल रहा है। ऊँटों में जो प्रजनन समय होता है नवंबर से लेके मार्च तक होता है। शीत ऋतु में ही जो नर ऊँट है वो रट में होता है, और रट में होता है तो ये ऊँटों में ब्रीडिंग होती है। अब हमारा ऊँट जो है, नर ऊँट है, यदि इन्फेक्टेड है या जो हम कहीं से ब्रीडिंग कराते हैं कहीं दूसरे नर ऊँट के पास ले जाकर, और हमारी ऊँटनी गाभन नहीं होती, तो गाभन नहीं होती तो फिर 2 महीने बाद पता चला कि हमारी ऊँटनी गाभन नहीं हुई, और 2 महीने बाद जब पता लगा तब तक पता लगेगा कि ये जो इनका जो ब्रीडिंग सीजन है ये भी खत्म हो गया। तो फिर हमें 1 साल और इंतजार, अब अगले साल जब इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तब हमें इनकी ब्रीडिंग कराएंगे, तब हमारा 1 साल तक हमारे पशुपालक भाई को दूध नहीं मिलेगा। ज्यादातर कारण यही है कि रख रखाव में ठीक से ढंग से न हो पाने से ही रिपीट होती, और दूसरा हमें कुछ मालूम भी नहीं होता इनके बारे में, ये भी बात है। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा कि अन्य पशु जिया गाय है, भैंस है, बियर में भी आ समस्या कितनी गंभीर हो सके? पशुपालक भाइयों, गाय भैंसों में ये समस्या भी बहुत गंभीर है, और खास करके आजकल तो हम लोग क्रॉस ब्रीड जो गाय रखने लगे हैं, इनके कारण तो समस्या और भी गंभीर हो गई। खास करके जो पशुपालक भाई दूध के लिए रखते हैं वो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। तो वो कृत्रिम गर्भाधान जब ये मद में आती है, जो पशु गर्म होता है, तो हम कृत्रिम गर्भाधान उसका करा देते हैं। 2 महीने के बाद पता चला कि ये जो हमारी जो गाय है या भैंस है ये गाभिन नहीं हुई। अच्छा, मतलब फिर गई, फिर से मद में आ गई। तो जो हमने कृत्रिम गर्भाधान कराया वो डॉक्टर आके वो पैसे लेके हमसे चले गए, और ये हमारा 3 महीने का समय भी बर्बाद हुआ। फिर हम जब मद में आएगी फिर हम कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे, पता चला कि 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से ये मद में आ गई। तो पशुपालक भाइयों का इसमें पैसा भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है, और दूध की जो हानि होती है ये सो अलग होती है। तो इसमें पशुपालक भाइयों को बहुत आय में इसमें समस्या आती है। आय के स्रोत से देखें तो इनके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण बीमारी हो जाती है। कई बार तो समस्या ये इतनी गंभीर हो जाती है कि पशुपालक भाई अपने गाय को ही बेच देते हैं। अच्छा। वो बार बार वो कराते रहते हैं, एआई कराते रहते हैं। कई बार वो सांड के पास भी ले जाते हैं, नर के पास ले जाते हैं, लेकिन ये समस्या होती नहीं, और उसको बिल्कुल ही कम दाम में वो पशु को निकाल देते हैं। जबकि समस्या कई बार बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहती, वो थोड़े से ही उसके उपचार से, उसके रख रखाव से, उसके जो भी कोई बीमारी है उसके इलाज से ये बीमारी ठीक हो सकती है।
लेकिन पशुपालक भाइयों को जानकारी नहीं रहने से ये समस्या बहुत गंभीर बन जाती है। डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया तरीके से समझायो कि भाई ऊंटा रे मायने रिपीट ब्रीडिंग और जो दूजा जानवर है गाय भैंस उना रे मायने रिपीट ब्रीडिंग कहीं हुआ करे और उनसे आपने नुकसान किन बात हुआ करे। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर साहब अबे तो जल्दी से जल्दी मारा ऊंट पालक मारा पशुपालक भाई है भाई आ जानना चाहे कि भाई इनका कारण कहीं हुआ करे। पशुपालक भाइयों, ये जो प्रजनन की ये जो बीमारी है रिपीट ब्रीडिंग, बार बार मद में आना, ये जो है इसके बहुत कारण है, बहुत सारे कारण हैं। जो प्रमुख कारण है मैं आपको बताता हूं कि इसमें पशु प्रबंधन में सबसे पहले प्रमुख कारण तो ये है कि पशु प्रबंधन में कमी। जो हम पशुपालक पशु रखते हैं तो उसके जो मद काल है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती कि मद में इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, हमें क्या क्या खान पान में इसको देना चाहिए। कई बार हम वो मिनरल की डिफिशियंसी हो जाती है, उससे भी ये बार बार रिपीट होते हैं। उनमें जो मेटल्स होने चाहिए, जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण जो हैं, वो हम यदि खान पान में पशु को नहीं दे रहे हैं या खान पान हमारा पशु का संतुलित नहीं है, रख रखाव ठीक नहीं है, हमारा जो घर उनका होना चाहिए रखने का वो स्वच्छ नहीं है, पशु हमारा तनाव में रह रहा है, तो भी वो ज्ञाभन नहीं होता है। तो सबसे प्रमुख जो कारण है इसमें पशु प्रबंधन में कमी है। दूसरा कारण ये है कि ये बहुत कम होता है कि पशुओं में वंशानुगत कोई बीमारी हो या उसके पैदा होने के बाद कोई बीमारी उसमें डेवलप हो गई हो, ये भी एक कारण है। उनके पशु के प्रजनन अंग में कोई कमी है। कई बार क्या होता है, इनका गर्भाशय ग्रीवा होता है वो टेढ़ा होता है। कई बार इनकी जो डिम्ब नलिका है, ग्रंथियां हैं, ये इसमें ब्लॉकेज होता है। कई बार इनकी जो बच्चेदानी होती है इनमें फाइब्रॉइड होता है, फाइब्रस हो जाता है। कई बार इनकी जो फॉलिकल है, फॉलिकुलर जो ये कई बार ये डिम्ब ग्रंथि से अटैच होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो ये लेकिन कमियां हैं, ये काफी कम मात्रा में होती हैं। ये भी एक कारण है लेकिन कम मात्रा में होती हैं और इनका इलाज भी है। कई बार ये जो हमारी हार्मोन्स हैं पशुओं में, ये भी कई बार संतुलित नहीं होता। कई बार कार्पस ल्यूटियम जो है इनके जो बच्चेदानी में होता है फॉलिकुलर, वो ऊपर सिस्ट करते रहता है। कई बार सिस्टिक ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं जिससे कि बार बार वो हमेशा गर्म ही रहती है। अच्छा। तो ये भी एक कारण है, इसका उपचार संभव है। और जो तीसरी सबसे बड़ी जो है, कई बार संक्रामक बीमारी पशुओं में यदि कोई संक्रामक बीमारी आ जाए, जैसे कि ब्रुसेलोसिस है, ट्राइकोमोनास फीटस है, यदि इसका संक्रमण है हमारे पशुओं में तो भी हमारा पशु है जो बार बार रिपीट होता है। तो ये सब जो प्रमुख कारण हैं जो रिपीट ब्रीडिंग के। और अब आप बात कर रहा उपचार पशुपालक भाइयों, सबसे पहले तो हमें बताया कि जो प्रमुख कारण है पशु प्रबंधन, ये हमें इसको सुधारना है। ये एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। इसमें हमें क्या करना है कि जो पशु का जो हमारा आवास है बिल्कुल हवादार होना चाहिए, पशु तनाव में न रहे। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि उनके खान पान जो है ये ठीक रहना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। हमें मिनरल मिक्सचर, खास करके ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं, कोबाल्ट, कॉपर, सेलेनियम, ये सब चीजें हमें देनी चाहिए। 50 ग्राम रोज खनिज लवण एक पशु को हमें रोज देना है। यदि हम खनिज लवण देते रहेंगे तो उससे जो भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है पशुओं में वो नहीं होगी, तो वो अपना जो गर्भ धारण करने का जो समय है वो बिल्कुल वो समय से गर्भ धारण करेगी, समय से वो हीट में आएगी। ये सारी चीजें हैं। फिर दूसरी जो समस्या थी, ये प्रजनन में जो उनके अंगों में जो कोई बीमारी है, जैसे सिस्टिक ओवरी है या जो फॉलिकुलर सिस्ट या परसिस्टेंट सिस्ट हो गया, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के इनमें हार्मोन का इंजेक्शन लगता है। वो इंजेक्शन लगवा लेने से ये बीमारी पूर्णतः रूप से ठीक हो जाती है। तो इसमें क्या करना चाहिए पशुपालक भाइयों को कि जो भी जानवर इनका रिपीट हो रहा है उसको डॉक्टर से ले जा करके सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर भी एक बार देख के पशु को नहीं बता सकते कि इसमें क्या कमी है। मान लीजिए इनमें खनिज लवण की कमी है तो पहले तो वो देते हैं कि खनिज लवण दे दिया, फिर उससे हो सकता है उसी से ठीक हो जाए। उससे भी नहीं ठीक होता है तो वो कई बार वो बच्चेदानी में हाथ डाल के वो देखते हैं अंदर रेक्टल पाल्पेशन करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टिक ओवरी है या कोई गर्भाशय में सूजन है या कोई जो इनका गर्भाशय ग्रीवा है वो तो कहीं नहीं टेढ़ा है। तो ये सब चीज जांच करने के बाद ये पता लग जाता है। तो एक दो बार जैसे पशुपालक अपने पशु को ले जाएंगे तो ये सारी चीजें वो पशु चिकित्सक जो हैं वो देख लेते हैं और इलाज करके इसका उपचार बिल्कुल ही 100% संभव है। एक आध केस में ही जैसे कई बार ग्रंथियां जो चिपकी रह गई या कोई ब्लॉकेज है, वो उस केस में ठीक होने की संभावना जो है कम होती है जी। उसमें वो पशु चिकित्सक आपको बता देंगे कि ये पशु अब आपका फिर से ब्रीडिंग कराने लायक है या नहीं। वो बहुत ही ये
1% भी नहीं, इसकी संभावना बहुत कम होती। तीसरी जो बात बताई कि संक्रमण ब्रुसेलोसिस हो गया, आपको आपके पशु को ट्राइकोमोनास फिटस का इन्फेक्शन हो गया, इसकी जांच खून लेके किया जा सकता है। पशु के खून से, पशु के गर्भाशय से हम लेके सैंपल और ये पता कर लेते हैं कि ये पशु में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। ये इन्फेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अपने हिसाब से देखें तो जो ब्रुसेला इन्फेक्शन है ये पशुओं से हमारे में भी फैल सकता है, तो इसको भी जांच कराना चाहिए पशुपालक को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पशु ब्रुसेला से पीड़ित है या ट्राइकोमोनास फिटस से पीड़ित है। यदि ट्राइकोमोनास से फिटस होगा से तो 3 महीने में ही वो रिपीट हो जाएगा। ब्रुसेला से है तो एबॉर्शन हो जाता है अगले 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि 7वें 8वें महीने में ये एबॉर्ट हो जाती है गाय। तो इन सब का संक्रमण है तो भी ये समस्या पशुओं में आती। बहुत बढ़िया जानकारी दी भूम जी। मोटी बात है कि इस समस्या बचने वास्ते अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो कृत्रिम गर्भाधान कराना है तो अपन प्रशिक्षित अच्छा जानकार डॉक्टर साहब है बिया से कराना है और समय समय पर फिर क्यों प्रशिक्षित डॉक्टर से अपन जांच करा लेनी चाहिए कि अपन पशु रोग से पीड़ित तो को है नहीं एज को है। तो देखो बातें छोटी सी लेकिन काम रही है, इन बातें अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए। गांठ बांध रखनी है। हाँ, गांठ बांध तो रखनी जैर साथे गांठ और बांध लो बाकायदी ज्ञान साथे मनोरंजन रही। आवाज अच्छी गई थे। तो भया थे से सुनो और मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के 2 और 4 शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन स्वरूप पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉक्टर काशीनाथ। आज आप बातचीत करिया ऊँटा और मादा पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग और एनेस्टस री समस्या और निदान विषय पर। डॉक्टर साहब गीत लो पहले आप रिपीट ब्रीडिंग रे बारे में मैंने जानकारी दे रही था तो एक दिमाग रे मैंने सवाल हो आयो कि भाई ऊँटा रे में जो कृत्रिम गर्भाधान होया करे क्या वो संभव होया करे और जो दूजा पशु है गाय भैंसा हो रहे तो उनारे माने कृत्रिम गर्भाधान और इनारे ऊँटारे माने कृत्रिम गर्भाधान में कोई अंतर है या उनको कोई विशेष फर्क पड़िया करे? समय रो बात है कि अन्य पशुओं माने किन बेला कृत्रिम गर्भाधान होना चाहिए? हाँ, पशुपालक भाइयों आपको बताना चाहूंगा सर्वप्रथम ऊँटों के बारे में कि ऊँटों में अभी कृत्रिम गर्भाधान है नहीं। इसके लिए हमारा जो रिसर्च कार्यक्रम जो है इस पे अनुसंधान चल रहा है कि हम कृत्रिम गर्भाधान कर पाए। अभी ये कृत्रिम गर्भाधान ऊँटों में संभव नहीं है हमारे भारत में। अच्छा। क्योंकि ये ऊँटों में जो इनका सीमेन होता है ये जेल फॉर्म में होता है, तो ये जब तक लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तब तक हम कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर पाएंगे। तो इनको लिक्विड में बदलने के लिए अभी हम इस पर अनुसंधान चल रहा है और हो सकता है अगले 6 महीने में 1 साल में ये कार्य भी हो जाए। तो ये समस्या जो है अभी कृत्रिम गर्भाधान वाली ये ऊँटों में अभी संभव नहीं है। अन्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान जो है ये तो काफी समय से चला आ रहा है और इसमें आजकल तो एक लेटेस्ट टेक्निक भी आ गई है सेक्स्ड सीमेन। अच्छा। इसमें आपको यदि हमें फीमेल ही चाहिए, कोई बछिया ही चाहिए, उसके लिए भी कृत्रिम गर्भाधान में उस टाइप का सीमेन आ रहा है कि उससे हम गर्भाधान कराएंगे तो फीमेल ही बछिया ही आएगी केवल। अच्छा। तो अभी ये टेक्निक जो है लेटेस्ट है। लेकिन पशुपालक भाइयों ये हमें कृत्रिम गर्भाधान कब कराना चाहिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुपालक जो पशु रखते हैं पशु कब मद में आया ये आपको पता है, ये डॉक्टर को पता नहीं होता। तो आपको ही ये ध्यान रखना होगा कि हमारा पशु जब मद में आया उसके 18 से लेके 30 घंटे तक का जो समय होता है वो कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण, हाँ वो सही समय रहता है। उस समय में कराएंगे
आप गर्भाधान, तो सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो आपको ये मद के जो लक्षण हैं ये आपको आने चाहिए कि भाई ये मद में पशु क्या क्या करता है। तो जैसे पशु मद में होगा तो एक पशु जो है दूसरे पशु के ऊपर माउंट करने लगता है। कई पशु जो होते हैं बार बार चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो काफी बढ़ जाती है उस समय। तो ये इनके मद के लक्षण हैं। मद के लक्षण पशुपालक भाई लगभग सब जानते हैं। समय का जो था ये कई पशुपालक भाइयों को थोड़ा सा नहीं था, कुछ लोग तो अभी भी जानते हैं। तो वो ध्यान रखें कि जो हमारा क्रॉसब्रीड गाय जो रखते हैं उनको 20 से 30 घंटे, और जो देसी हमारी गाय हैं इनमें 15 से लेके 20-25 घंटे तक होता है समय। तो मद में आने के 20 घंटे बाद यदि आप कराते हैं तो ये सफल होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। दूसरा, यदि आपका रिपीट ब्रीडर है, जो पशु जो है पहले फिर चुका है, उसमें आप क्या कीजिए कि 2 बार कराइए। जैसे ही 18 घंटे हुए उसमें एक करा दीजिए और एक 30 घंटे में भी एक और AI करा दीजिए, तो उसमें सक्सेस की संभावना लगभग डबल हो जाती है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब आप बातचीत करा कि पशुओं में होने वाली एनेस्ट्रस की समस्या। एनेस्ट्रस की समस्या कही है, वो भी शब्द थोड़ा नया शब्द है, ये थोड़ी अंग्रेजी के शब्द हैं एक्चुअली। ये हिंदी में इसको कहते हैं कि पशु मद में ही नहीं आ रहा। अच्छा। पशु जो हमारा जो है 2 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, 2.5 साल 3 साल का हो गया, लेकिन ये मद में नहीं आया। ये समस्या भी काफी है पशुपालकों में। ये हमारा पशु तो पूरी अपनी यौनावस्था में आ गया लेकिन मद में नहीं आता। उसके लिए क्या करें? इसके लक्षण है कि इसमें कोई अपने ना मद के लक्षण ही नहीं दिखाता है। तो पशुपालक भाइयों, इसमें क्या होता है कि जब पशु मद में नहीं आता है, इसके भी कई कारण हैं। अच्छा, मैं कहीं ये कारण ये है कि पहला वही आपका जो प्रबंधन है, बाड़े पशु तनाव में है, पशु में मिनरल्स की कमी है, ये सारी चीजें होती हैं तो ये पशु मद में नहीं आता। या आपने जो सही ढंग से खिलाना चाहिए वो नहीं खिलाया आपने, मतलब संतुलित आहार दिया नहीं, तो उसका जो वजन आना चाहिए 2 साल में, ऐसे तो 1.5 साल के बाद ही पशु मद में आना चाहिए, 1.5 से 2 साल में, तो वो आपने यदि नहीं खिलाया तो वो 3 साल तक भी चला जाता है। जो उनका वजन गेन होना चाहिए, या शुरू में ही कई पशुओं में आपने यदि उसकी डिवर्मिंग नहीं कराई समय समय पर, तो जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती। और दूसरा, ये संक्रमण और बीमारियां जो हैं अभी जो हमने पहले बताया, इसकी वजह से भी, या प्रजनन संबंधी कोई उनके अंगों में कोई प्रजनन अंगों में कोई कमी है, तो उसके कारण भी पशु मद में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको पशु चिकित्सक से सलाह लीजिए। 90% तो केसों में यही होता है कि आपका जो प्रबंधन है वो सही नहीं है जी। आप केवल पेट के कीड़े की दवा देंगे और मिनरल सप्लीमेंट देंगे, उससे आपका पशु जो है मद में जल्दी आ जाएगा। और कोई हार्मोनल यदि है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पशु चिकित्सक से सलाह करके, जांच करा करके उसका उपचार 100% किया जा सकता है। जी जी। तो फिर डॉक्टर साहब इन उपचार डॉक्टर साहब ऐसी का किन बात करिया करे? जैसे पशु मद में नहीं आया तो पशुपालक भाई आपने पशु को पशु चिकित्सक के पास ले जाइए। पशु चिकित्सक उसकी जांच कर लेंगे कि कहीं उनके बच्चेदानी में कोई कमी तो नहीं है। यदि बच्चेदानी ठीक है तो फिर आपको ये जो मिनरल सप्लीमेंट और जो खान पान है ये सब आपको वो बता देंगे क्या क्या करना है, और फिर आपका जो पशु है वो हीट में आ जाता है। यदि कोई हार्मोनल या कोई उस तरह की समस्या है तो उसके लिए भी इंजेक्शन आते हैं, वो लगाने से पशु मद में आ जाता है। क्या मतलब वही है ओम जी भाई के इलाज है? जागे नहीं बई पावे, जागे जनी सवेरो होवे क्या करे। बिल्कुल वैसा। देखो आज बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब, और घड़ी भी अब देखो इशारों करने लगी। चौपाल अभी देखो बखत हो रही है, संजय बड़ी रही टाइम देखो साहब, देखो ठंड भी घनी पड़न लागी है। चलो साहब पहला आज्ञा ले लो। देखो आज चौपाल में आपने जानकारी देवन स्वरूप पधारिया राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉक्टर काशीनाथ जी। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया और माने इतनी बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी दी, इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद, और आपने मैं करा राम राम सा। राम 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 ओम जी और भोम जी भाई। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आर्य दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।